यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूँ सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा। ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस आज की क्लास के अंदर हम लोग जो डिस्कस करेंगे हमारे पेपर नंबर 1 के 20 क्वेश्चन को। इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम के ऊपर अपलोड कर दिया था, आई होप आपने उसको सोल्व कर लिया होगा। और तो अब आप मैचिंग कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक बैठे। ओके जी सर, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है वो है टीचिंग से। क्वेश्चन था ये, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट आपको नीचे दिया हुआ था, एक को बोलते हैं असर्शन और एक था आपका रीजनिंग। असर्शन बोलती है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का मतलब जैसे टेक्निकल गैजेट्स के थ्रू जो है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर मान लो सीखते हैं कोई चीजें, ठीक है। तो बोलते हैं मशीन लर्निंग रिक्वायर गुड क्वालिटी एंड सफिशिएंट डेटा टू ट्रेन एंड टेस्ट द एल्गोरिथम। तो बोलता है मशीन लर्निंग के लिए जो है वो जरूरी जो है वो ये है कि अच्छी क्वालिटी का और सफिशिएंट डेटा, मतलब एक तो अच्छी क्वालिटी का और एक प्रॉपर डेटा आपके पास में होना चाहिए ट्रेन करने के लिए और टेस्ट करने के लिए एल्गोरिथम को। बिल्कुल सही बात है, मशीन लर्निंग अगर आपको करनी तो उसके लिए सब जो है वो रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फिर रीजनिंग में बोलता है फॉर करेक्ट क्लासिफिकेशन, एक अच्छे क्लासिफिकेशन के लिए गुड क्वालिटी डेटा विच इज फ्री फ्रॉम नॉइज। अच्छा क्लासिफिकेशन के लिए गुड क्वालिटी डेटा जो है वो है जो फ्री है किससे, नॉइज से। एंड सफिशिएंट डेटा इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग ऑफ द एल्गोरिथम। ये भी बिल्कुल सही बात है। और रीजनिंग जो है करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका आंसर जो है वो क्या, ए एंड आर बोथ जो है वो क्या है, करेक्ट है। एंड आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, ए का। बोले तो ए। ओके जी सर, लो जी फर्स्ट का हो गया क्या, ए। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलते हैं गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। एक को लेबल किया है असर्शन, एक है रीजनिंग। सबसे पहला लेक्स, अगर बात करते हैं लेक्स की, ठीक है। लेक्स आर कंसिडर्ड टू बी मोर सस्पेक्टेबल टू पोल्यूशन देन रिवर। बोलता है लेक्स जो है वो ज्यादा सस्पेक्टेबल है, मतलब वहां पे पोल्यूशन जो है वो ज्यादा मिलेगा रिवर्स के मुकाबले। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लेक के ऊपर जो पानी है वो खड़ा रहेगा, लेकिन रिवर्स का पानी बहता हुआ पानी होता है। वाटर इन द लेक में टेक डिकेड्स टू बी रिप्लेस। बोलता है जो लेक्स के अंदर जो पानी होता है उनको सालों लग जाते हैं क्या होने में, रिप्लेस होने में। बिल्कुल सही बात है, इसलिए बोलते हैं लेक्स जो है वो ज्यादा वहां पे जो क्या रहेगा, आपको पोल्यूशन देखने को मिलेगा रिवर्स के मुकाबले में, क्योंकि उसका पानी खड़े रहता है और वो जल्दी से चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है वो क्या, असर्शन रीजनिंग दोनों सही है, असर्शन रीजनिंग दोनों करेक्ट है। और रीजनिंग जो है वो करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए। चलो जी नेक्स्ट, फिर दोबारा आपका असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आया। स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो बोलती है यूनिवर्सिटीज जो है वो एस्टेब्लिश की जाएंगी बाय द सेंट्रल या स्टेट एक्ट के अंडर, ठीक है। जो आपका यूजीसी एक्ट है 1956, उसका जो सेक्शन 2 सब सेक्शन एफ के अंडर जो है वो स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की जाती है। बिल्कुल सही बात है, यूनिवर्सिटी इसी के थ्रू एस्टेब्लिश होती है। स्टेटमेंट 2 जो है वो ये बोलती है कि डीम टू बी यूनिवर्सिटी, मतलब एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो यूनिवर्सिटी तो नहीं है बट उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलता है, उसको बोलते हैं डीम टू बी यूनिवर्सिटी। इज डिक्लेयर्ड बाय द नोटिफिकेशन, उसको डिक्लेयर किया जाएगा बाय द नोटिफिकेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। नोटिफिकेशन जो है वो जारी कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑन द एडवाइस ऑफ द यूजीसी। तो यूजीसी बोलेगा, यूजीसी जो है उस बोलेगा। और सेक्शन 3 के अंडर जो है यूजीसी जो है वो क्या करेगा, रिकमेंड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इस इंस्टीट्यूशन को जो है वो डीम टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे देना चाहिए। तो इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। आगे फिर असर्शन रीजनिंग का पहला, चांस और एक्सीडेंटल एरर। चांस वाले या एक्सीडेंटल एरर जो है इसको रैंडम एरर भी बोलते हैं। इन रिसर्च विल कोज ऑब्टेन्ड रिजल्ट टू डिपार्ट फ्रॉम द ट्रू वैल्यू एज ऑफन इन वन डायरेक्शन और इन अनदर। तो बोलते हैं कि ये जो एरर होते हैं, इस एरर की वजह से आपका जो रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा, डिपार्ट हो जाएगा। मतलब जो वैल्यू आपके आनी चाहिए वो वैल्यू एक्चुअल के अंदर नहीं आएगी। बिल्कुल सही बात है, जब एरर होता है तो एरर की वजह से जो है हमारा जो आंसर है वो करेक्ट नहीं आएगा। मतलब ये है कि जो हमारी वैल्यूज कंप्यूटेड वैल्यू और जो हमारी टेस्ट की जो वैल्यू होती है वो दोनों जो है वो हमारी मैच नहीं करती है। ये स्टेटमेंट सही है। और स्टेटमेंट 2 के अंदर जो है वो ये बोलता है कि सिस्टमेटिक एरर जो होता है, सिस्टमेटिक एरर जो परसिस्टेंट इशू जो लगातार आपको देखने को मिलेगा, मतलब इसको कंसिस्टेंट एरर भी बोलते हैं इन द मेजरमेंट। इसको कोजिस, इसकी वजह से क्या होगा, ऑब्टेन रिजल्ट इन रिसर्च टू वेरी, इसकी वजह से जो ऑब्टेन जो रिजल्ट है वो क्या करेगा, वेरी करेगा इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन में। एंड इज फार मोर लाइकली टू कैच द रिसर्चर बाय सरप्राइज देन इन द चांस एरर। और ये जनरली पकड़ में भी आ जाते हैं। किसकी कौन से एरर पकड़ में कम आते हैं, जो आपके रैंडम एरर है, ये जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, जो चांस एरर होते हैं, ठीक है। तो दोनों बातें एकदम जो है वो क्या है, करेक्ट है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए। बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिसर्च का क्वेश्चन था, आपको जो है इनको मैचिंग करना है। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड की अगर बात करते हैं तो ये क्या, इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं इफेक्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, डिपेंडेंट वेरिएबल को अंडर द एप्रोप्रिएट कंट्रोल इम्पोज। तो ए का आएगा क्या, थर्ड। एक्सपोज फैक्टर कॉन्सिडर कंडक्टिंग ए प्रोब इनटू कैजुअल फैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस मैनिफेस्ट नाउ। तो बी का हो गया आपका फोर्थ। फिर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च सर्वे मेथड जो है ये क्या है, बेसिकली ये जिसके अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन जिसमें दिया जाएगा ऑफ द वे पीपल बिलीव एंड एक्ट इन ए पर्टिकुलर सोसाइटी। और जो एंथ्रोग्राफिक मेथड जो है, इसमें क्या करते हैं हम लोग जो है वो जो करंट स्टेटस ऑफ फिनोमेना है उसके बारे में जांच करते हैं। तो इसका आंसर जो बनेगा आपका वो बनेगा क्या, डी। चलो जी आगे। फिर आया जी आपका अब क्वेश्चन इंडियन लॉजिक से। क्वेश्चन नहीं बोलता, दो स्टेटमेंट दिया उनको, आपको इनके बेस पर जो है नीचे कुछ आपके सॉल्यूशन है, उनमें से बताना है कौन सा बेस्ट है, मतलब कौन सा आपका करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट फर्स्ट जो बोलते हैं उपमिति, उपमिति जो है वो जुड़ा हुआ है किससे, उपमान से। इज डिफाइंड एज अ नॉलेज ऑफ द रिलेशन बिटवीन ए वर्ड एंड द डिनोटेशन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहां पे हम लोग एनालॉजी की बात करते हैं, उपमान की बात करते हैं, तो क्या नॉलेज डिराइव फ्रॉम द कंपैरिजन एंड रफली कोरस्पोंड टू द एनालॉजी। तो बोलते हैं उपमिति जो है उसको डिफाइन करते हैं, इट इज ए नॉलेज ऑफ द रिलेशन बिटवीन ए वर्ड एंड द डिनोटेशन। स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। स्टेटमेंट सेकंड जो है वो क्या बोलती है, वर्बल टेस्टिमोनी। वर्बल टेस्टिमोनी के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, कोई ऐसा ट्रस्टवर्दी बंदे ने कोई बात बोल दी और उसी की बात को हम क्या करते हैं, विश्वास कर लेते हैं। तो वर्बल टेस्टिमोनी इज अ स्टेटमेंट ऑफ द ट्रस्टवर्दी पर्सन एंड कंसिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग इट्स मीनिंग। तो ये भी बात एकदम सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। इसके बाद आएगा जी नेक्स्ट, बोलता है रैंडम असेस मेमोरी, रैम। रैम की बात कर रहे हैं यहां पे, तो बोलता है रैम जो है वो क्या है, वोलेटाइल है। बिल्कुल सही बात है, रैम जो है वो एक वोलेटाइल मेमोरी है। तो इसके लिए इसको असेस करने के लिए आपको जो है वो क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, मतलब आपको इलेक्ट्रिसिटी जो है पावर चाहिए होती है। एंड स्टोर डेटा प्रोग्राम करंटली इन यूज, बिल्कुल सही बात है। फिर रीजन के अंदर बोलता है रैम इज अ स्टोरेज मीडियम दैट रिटेन इट्स कंटेंट इवन आफ्टर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन टर्न ऑफ। ऐसा होता है क्या, नहीं। जब ऊपर बोलते हैं कि रैम वोलेटाइल है तो इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद में जो है यहां से डेटा भी क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ए। इसमें असर्शन जो है वो करेक्ट है, बट इसका रीजनिंग जो है वो सही नहीं है। तो आंसर बनेगा सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। इसके बाद आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ द एरिस्टोटेलियन सिलोजिज्म फ्रॉम द फॉलोइंग। एरिस्टोटेलियन जो है इसको फादर ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग भी बोला जाता है, तो उसके कुछ फीचर बताने हैं। सबसे पहला अगर बात करेंगे इसके अंदर, तो क्या इट इज डिडक्टिव, इंडक्टिव एंड द फॉर्मल मटेरियल, नहीं, डिडक्टिव इंडक्टिव नहीं है, इट इज ओनली डिडक्टिव एंड फॉर्मल, ये सही है। मेजर और माइनर टर्म जो है वो स्टैंड अपार्ट इन द प्रीमाइसेस, बिल्कुल सही बात है। इट इज वर्बलिस्टिक, क्या वर्बलिस्टिक होता है, बिल्कुल सही बात है। वर्बल फॉर्म इज नॉट द एसेंस, नहीं सर, इसलिए वर्बलिस्टिक होता है, तो वर्बल फॉर्म तो इसकी एसेंस होती है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, बी, सी एंड डी, बोले तो सी। हालांकि लिखा भी है उसी ने एग्जांपल दिया था, क्लासिक एग्जांपल जो है ऑल मेंस आर मॉर्टल, सोक्रेटिस इज मैन एंड देयरफॉर सोक्रेटिस इज मॉर्टल, ये उन्होंने जो है वो प्रोपाउंड किया था। आगे नेक्स्ट, When the middle term is both positively and the negatively related, जब मिडिल टर्म जो है वो पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी रिलेटेड होती है किससे, मेजर टर्म से, तो ऐसे इन्फ्लुएंस को जो है वो बोलते हैं क्या, ऐसे इन्फ्लुएंस को बोलते हैं क्या, अन्वय व्यतिरेकी। इसका आंसर आएगा डी, क्योंकि अन्वय का मतलब जो है वो क्या, एग्रीमेंट इन प्रेजेंस, और जो व्यतिरेकी का मतलब जो है वो क्या होता है, एग्रीमेंट इन एब्सेंस। तो ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 4। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिकेटर ऑफ द एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी। एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है, यहां पे एक मिनट रुकिएगा, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंडिकेटर, इनमें से कौन सा जो है वो क्या है, इंडिकेटर है किसका, ऑफ एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी ऑफ एन इंस्टीट्यूशन ऑफ द हायर लर्निंग। तो पहली बात तो एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या, वो मैंने यहां पे लिखा है, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोसाइटी व्हाइल डीलिंग विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशन है उनका क्या कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के प्रति जब हम डील करते हैं उनके साथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर, तो वो बताना है आपको कौन कौन सा उनका इंडिकेटर है। सबसे पहला प्रोविजन फॉर प्रोफेशन डेवलपमेंट ऑफ टीचर, टीचर की बात हो रही है यहां पे, तो ये तो आपका इंटरनल पर्पस के लिए हो गया। यूटिलाइजेशन पैटर्न ऑफ लाइब्रेरी एंड द टेक्निकल रिसोर्स, ये भी आपके इंटरनल जो है वो पर्पस की बात हो गई। अब आएगा रेलिवेंसी ऑफ द कोर्स टू सोसाइटल नीड, ये आपका जो है वो सोसाइटी के प्रति की बात हो रही है। परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट द पब्लिक एग्जामिनेशन, सोसाइटी की प्रति बात है। एंड एम्प्लॉयमेंट पैटर्न जो है पास आउट स्टूडेंट का, कि वो उनको कितना कितना जॉब मिल रहा है, ये भी उसके सोसाइटी के प्रति बात है। तो यहां पर आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सी, डी एंड ई, बोले तो सी, 10th का सी।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर बेस्ट डिस्क्राइब एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर बात करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, रिसर्च के अंदर दो तरह के वेरिएबल है बेसिकली जिनके अंदर रिलेशन मेंटेन करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट वाला। तो बोलते हैं इनमें से आपको बताना इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जो है वो फीचर कौन कौन से। सबसे पहला, इट इज कॉज इन द इफेक्ट रिलेशनशिप। क्या ये कॉज होता है? अगर बात करते हैं तो हम बोलते हैं यस ये कॉज है, क्योंकि इसके कॉज की वजह से इफेक्ट आएगा। दूसरा, इट इज अ इफेक्ट, नो सर, इट इज अ कंडीशन और द कैरेक्टरिस्टिक व्हिच इज मैनिपुलेट। क्या इसको चेंज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं? मैनिपुलेट का मतलब यहां पे जो है वो क्या है, चेंज। क्या इसमें चेंज करते हैं और उसका इंपैक्ट चेक करते हैं? बिल्कुल सही बात है सर। एंड इट इज वेरिएबल व्हिच इज प्लेस अंडर कंट्रोल। क्या कंट्रोल में रहता है? नो सर। इट इज काइंड ऑफ रिस्पॉन्स वेरिएबल, नो सर। तो आंसर जो आएगा वो क्या, ए एंड सी। तो ए एंड सी जो है वो किसमें, सी में। लो जी, 12 जो है वो बोलता है अग्रेसिव एंड इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट। टीचर के द्वारा कई बार जो है वो फिजिकली इमोशनल हार्म कर देती है, वो अग्रेसिव स्टेटमेंट दे, मतलब धमका दिया बच्चों को बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ऐसे स्टेटमेंट से जो है वो फिजिकली या इमोशनल जो है बच्चा क्या हो जाता है, हार्म हो जाता है। तो ये बोलते हैं अग्रेसिव या इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट बाय द टीचर मेक द क्लासरूम कम्युनिकेशन एकेडमिकली इफेक्टिव। क्या एकेडमिकली वो इफेक्टिव हो जाएगा? नहीं सर, ये चीज जो है वो सही नहीं है, क्योंकि डरा के नहीं पढ़ाया जा सकता। प्यार से आप अगर बच्चों को समझाओगे तो वो चीज सही रहती है। स्टेटमेंट 2 ये बोलती है चॉइस ऑफ द एप्रोप्रिएट वर्ड्स, बढ़िया वर्ड्स का सिलेक्शन करना टेंड्स क्रीडेंस टू इन द क्लासरूम कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो क्या उससे क्रीडेंसी बढ़ती है? जी बिल्कुल बढ़ती है, क्योंकि अगर अच्छे वर्ड्स का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ा क्रेडिबल हो जाएगा और उसमें जो क्रेडेंसी बढ़ जाएगा। तो स्टेटमेंट सेकंड जो है वो क्या है, सही है। तो फर्स्ट जो है वो क्या है, इनकरेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या है, ट्रू है। तो सेकंड 12th का आएगा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द मेजर कम्युनिकेशन बैरियर। इनमें से कौन सा जो है ऑनलाइन टीचिंग के अंदर कम्युनिकेशन बैरियर है? सबसे पहला टेक्नोलॉजी, ये तो सबसे बड़ा बैरियर है, क्योंकि अगर स्मॉल टेक्निकल ग्लिच आ गया इट मे रूइन दी होल प्रोसेस, उससे पूरा प्रोसेस जो आपका खत्म हो जाएगा। तो टेक्नोलॉजी जो है ये इसका सबसे बड़ा बैरियर है। दूसरा, लीगैलिटीज। क्या कोई लीगैलिटीज होती है? नहीं सर, हम तो पढ़ा रहे हैं, देखिए आप कोई इसमें स्पेशल जो है वो लीगैलिटीज नहीं है इसके अंदर, तो 20 का पार्ट नहीं है। स्टूडेंट कम्युनिटी, क्या कम्युनिटी का कोई पार्ट है क्या? नो सर, कम्युनिटी का कोई रोल नहीं है। कल्चर का फर्क पड़ता है? जी ये पड़ता है, क्योंकि पीपल हु लिव इन द डिफरेंट कल्चर, जो अलग अलग कल्चर के अंदर जो लोग रहते हैं तो वो कम्युनिकेट भी करते हैं कैसे, डिफरेंटली, ठीक है। एंड हैव वेरियस पैटर्न ऑफ थॉट, तो इसका जो है आपके इस पे फर्क पड़ता है। जेंडर का फर्क पड़ता है, बिल्कुल। कई बार क्या सोसाइटल स्टीरियोटाइप जो लोग होते हैं उनको मतलब वो एज्यूम करते हैं जेंडर रोल को, तो इसका ही फर्क पड़ता है। अब इसमें जो है जैसे लड़कों को थोड़ा अथॉरिटेरियन माना गया, जबकि लड़कियों को जो है वो थोड़ा कोऑपरेटिव माना गया, तो वो चीज जो है इसका भी जो है आपके ये ऑनलाइन टीचिंग के अंदर कम्युनिकेशन बैरियर है। तो इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, ए, डी एंड ई। तो बोले तो बी। आगे, अंडर द स्टैट्यूटरी बॉडी, वी कौन सी ऐसी स्टैट्यूटरी बॉडी है यूनिवर्सिटी की जिसके पास में पावर है टू अकॉर्ड करना फॉर्मल अप्रूवल टू द प्रोग्राम एंड द कोर्सेज ऑफ स्टडी? तो वो कौन से, उसको बोलते हैं हम एकेडमिक काउंसिल। हर यूनिवर्सिटी की जो है वो एक एकेडमिक काउंसिल होती है जिसका मेन काम जो है वो क्या होता है, नए नए प्रोग्राम या कोर्सेज को लॉन्च करना। तो दे मे बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एमओए, ये भी काम जो है वो किसके, एमओए जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसके अंडर में काम करती है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, टीचिंग एंड ट्रेनिंग, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, रिसर्च एक्सेट्रा। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सी। नेक्स्ट, कंटेमिनेशन ऑफ द एक्वेटिक एनवायरनमेंट। कंटेमिनेशन जो एक्वेटिक मतलब पानी वाला, पानी जो है आपका जो साफ पानी है उसका दूषित हो जाना, उसको बोलते हैं कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन ऑफ द एक्वेटिक एनवायरनमेंट बाय द पोली एलोरिनेटेड बाइफिनाइल, पीसीबी बोलते हैं, कैन ओरिजिनेट फ्रॉम, वो किससे ओरिजिनेट होता है? पहली बात तो ये जो पीसीबी होता है इसको इस्तेमाल करते हैं मालूम क्या करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, कंपोनेंट इन द कूलिंग सिस्टम, या जो इलेक्ट्रिकल आपके जो इक्विपमेंट होते हैं जैसे ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर, तो उनके बनाने में इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये किसकी वजह से ओरिजिनेट होता है? ये होता है आपका सीवेज इन्फ्लुएंट, उसकी वजह से, वेस्ट जो इनक्रिएटर्स होते हैं इनकी वजह से, या टॉक्सिक डंप की वजह से, ठीक है। ये 3 कारण है जिनकी वजह से आपका ये जो पीसीबी है ये ओरिजिनेट होता है। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या, ए, बी, सी, बोले तो डी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स, इनमें से कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन कंबशन, जब वो कंबस्ट किया जाएगा वो प्रोड्यूस करेगा मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड पर यूनिट ऑफ एनर्जी आउटपुट और द हीट कंटेंट। सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है पर यूनिट ऑफ एनर्जी जो वो प्रोड्यूस करेगा, तो वो होता है कौन सा, आपका कोल, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, सब बिटुमिनस बोलते हैं इसको, कोल। ये 2 तरीके का होता है वैसे, बिटुमिनस और सब बिटुमिनस। आगे, इन टर्म इंडियन लॉजिक द हिल हैज स्मोक विच इज इनवेरिएबली एसोसिएटेड विद फायर, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग क्या, अगर हम बात करेंगे तो ये इसका आएगा आंसर क्या, सी, ये उपन्य। द एप्लीकेशन द यूनिवर्सल कॉन्कोमिटेंस टू द प्रेजेंट केस, मतलब यूनिवर्सल जो कॉन्कोमिटेंस है उसको यहां पे प्रेजेंट केस के ऊपर क्या करना, अप्लाई करना, उसको, ये हो गया।
जैसे ये बोलते हैं ना हिल हैज स्मोक, अगर मान लो कि पहाड़ी पे जो है वो क्या धुआं है, तो मतलब वहां पे जो है वो क्या आग लगी होगी। तो ये एक, अब जहां भी अगर आप धुआं देखेंगे तो आप जनरली क्या सोचोगे कि वहां पे क्या लगी होगी, आग लगी होगी। उसको प्रेजेंट केस के अंदर जो है वो क्या करना, अप्लाई करना। चलो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन आइडेंटिफाइड एज अ की बिहेवियर कंट्रीब्यूशन टू द इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग के जो है वो उसके अंदर क्या क्या चीज आएगी, तो यहाँ पे सबसे पहला लेसन क्लैरिटी, क्या टीचर को होना चाहिए। इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, जब वो इंस्ट्रक्शन देगा तो उसके अंदर वैरायटी होनी चाहिए, अलग अलग बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए। आगे यूजिंग स्टूडेंट आइडिया कॉन्ट्रीब्यूशन, इसका कोई रोल है क्या, नहीं सर। फिर एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, आपको खुद को एंगेज भी होना पड़ेगा लर्निंग प्रोसेस में, यस सर बिल्कुल, क्योंकि ये लिमिट कर देगा अपॉर्चुनिटी फॉर डिस्ट्रैक्शन एंड गेटिंग स्टूडेंट टू वर्क ऑन। और स्ट्रक्चरिंग, नो सर। तो आंसर जो आएगा ए, बी एंड डी। चलो जी आगे, अब ये मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। एवरेज जो है 70 नंबर का एवरेज 32 आया, मतलब 70 अलग अलग नंबर थे, उनको मैंने टोटल किया, उनको डिवाइड बाय 70 किया, तो उनका जो एवरेज है वो कितना आ गया, 32 आ गया। बोलता अगर ईच नंबर, हर नंबर को अगर इंक्रीज करे 3 से, तो बताओ नई एवरेज क्या निकल जाएगी। अगर हर नंबर को 3 से बढ़ाया गया तो एवरेज भी आपकी 3 से बढ़ जाएगी, तो नई एवरेज जो है वो कितनी आएगी, 32 और 3 35। लेकिन इसको निकाल भी सकते हैं, जैसे 70 की एवरेज जो है 32 है, तो मतलब ये कैसे होगा, पहले वाला टोटल 70 इंटू 32/70, 2240/70। अब हर आइटम को अगर बढ़ाया कितने से, 3 से, 70 आइटम थी, 3 से बढ़ाया तो 210 से बढ़ गई, तो इसको जोड़ के डिवाइड बाय 70 करोगे तो 35 आंसर। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो शॉर्टकट लगाओ, जब हर आइटम बढ़ती है तो एवरेज भी उसी अमाउंट से बढ़ जाएगा। जब हर आइटम सेम अमाउंट से बढ़े तो एवरेज भी उसी रेट से बढ़ता है। चलो जी आगे, फिर फॉर्मेशन ऑफ द लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट, ये LEDS बोलते हैं, स्ट्रेटजी बाय ईच कंट्री हैज सजेस्टेड अंडर, ये किस एग्रीमेंट के अंदर जो इसको सजेस्ट किया, तो वो उसके लिए था आपका कौन सा, पेरिस एग्रीमेंट। ये COP 21 के अंदर जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ, तो वहां पे जो है वो हर कंट्री को बोला गया कि आपके जो है कुछ गोल्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आपको अपने एंड पे जो उनको क्या करवाना है, उसको अप्लाई करवाना है। तो ये LEDS जो है फॉर्मेशन द लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी बाय ईच कंट्री, हर कंट्री अपने बनाएगी, इसको सजेस्ट किया था किसके अंदर, पेरिस एग्रीमेंट में। ओके जी सर। चलो ये हो गए जी आपके 20 क्वेश्चन, तो इसको मैच कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने ठीक बैठे हैं। ओके जी सर, चलो ये कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।